2 गवार और एक मॉडर्न बहू की पहली रसोई। अरे बहन, तुझे मैं क्या ही बताऊं, बस ये समझ लो, लड़कियों का तो अकाल पड़ा है इस दुनिया में। क्यों बहन, तू ऐसा क्यों बोल रही है? अपने बेटों के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ, लेकिन इतनी सारी लड़कियों को देख लिया, मुझे कोई भी लड़की अपने बेटे के लिए पसंद नहीं आई। देख बहन, मैं 2 लड़कियों को जानती हूँ, हमारे ही गांव से हैं। वो दोनों बहुत अच्छी सहेलियां हैं। उनके परिवार वाले उनकी एक ही ससुराल में शादी करना चाहते हैं और वो दोनों बहुत संस्कारी हैं। अगर तू कहे तो मैं बात को आगे बढ़ाती हूँ। अरे नेकी और पूछ पूछ, जल्दी ही रिश्ते की बात को बढ़ाओ। संगीता की बात मानकर ललिता उसके बेटों के रिश्ते की बात आगे चलाती है, जिसके चलते संगीता अपने दोनों बेटों की शादी करने के लिए अपने बड़े बेटे को सबसे पहले शहर से बुलाती है। अरविंद बेटा, तेरे दोनों भाइयों के लिए मैंने लड़कियां ढूंढ ली हैं। बस अब तू जल्दी से घर लौटा, तेरे आते ही तेरे दोनों भाई बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ माँ, बस यहाँ शहर में थोड़ा जरूरी काम है, उसको खत्म करके मैं शादी से पहले आ जाऊंगा। अरविंद इतना कहकर फोन रख देता है। इधर संगीता अपने दोनों बेटों की शादी की तैयारियों में लग जाती है। देख, घर को अच्छे से सजाना और खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सभी मेहमानों को स्वादिष्ट और गर्मा गर्म खाना परोसना। ये मेरे घर की पहली शादी है। वैसे तो बड़े बेटे की होनी चाहिए थी पहली शादी, लेकिन मेरा बड़ा बेटा पहले अपने दोनों भाइयों की शादी धूमधाम से करना चाहता है। इन दोनों की शादी के बाद अपने बड़े बेटे के लिए लड़की ढूंढूंगी। संगीता ने अपने बड़े बेटे के लिए भी बहुत सारे सपने देखे होते हैं, जिसके चलते वह खुशी खुशी अपने दोनों बेटों की शादी की अरेंजमेंट बहुत अच्छे से करती है। लेकिन शादी से एक दिन पहले संगीता को एक बहुत बड़ा झटका मिलता है। ओहो, इन शादी की तैयारियों में मुझे तो बहुत ही ज्यादा थकावट हो जाती है। अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, कल मुझे मेरे बेटों की बारात लेकर जानी है। संगीता जैसे ही अपने कमरे में आराम करने के लिए पहुंचती है, अचानक ही उसके घर के दरवाजे की बेल बजती है। ओहो, इस समय कौन आया है? अब इतने सारे मेहमान हैं, लेकिन कोई दरवाजा खोलकर ये नहीं देख सकता कि दरवाजे पर कौन आया है। लगता है मुझे ही जाना होगा। संगीता जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका बड़ा बेटा खड़ा होता है। अरे बेटा, तू आ गया। तेरा कब से मैं इंतजार कर रही थी। भगवान का शुक्र है, तुझे देखते ही देख जरा मुझे कितनी खुशी हुई है। संगीता बहुत खुश थी, लेकिन तभी उसकी नजर अरविंद के साथ खड़ी हुई एक मॉडर्न ड्रेस पहने हुए लड़की के ऊपर पड़ती है। बेटा, ये कौन है? माँ, ये मेरी वाइफ है। लेकिन तूने तो कहा था कि... माँ, अब यही खड़ा करके रखोगी तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा सब कुछ? आप हमें अंदर नहीं बुलाओगी क्या? संगीता अपने बेटे और उसकी मॉडर्न वाइफ को घर में बुला लेती है। ये इतनी जल्दी हुआ माँ कि मैं आपको बता ही नहीं पाया। मुझे माफ कर देना माँ। कोई बात नहीं बेटा, वैसे तेरी पसंद बहुत सुंदर है, बस कपड़े थोड़े ज्यादा छोटे हैं। हाँ हाँ माँ, मैं समझ गया। मैं सुबह तक निकिता को समझा दूंगा। अरविंद अपनी पत्नी निकिता को अपने कमरे में ले जाता है। अगले दिन सभी लोग बारात को ले जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन निकिता अरविंद के साथ देर तक सो रही होती है। तभी संगीता दरवाजा बजाते हुए कहती है, अरविंद बेटा, अभी तक तुम उठे नहीं? अरे बहू, जल्दी से नीचे आ जाओ, सभी मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। संगीता की आवाज से उन दोनों की नींद खुल जाती है, जिसके बाद निकिता अपने पति से कहती है, व्हाट द हेल यार, तुम्हारी माँ को दिक्कत क्या है हम दोनों से? आज मेरे दोनों भाई की शादी है। उनकी होने वाली पत्नियों को आज इस घर में लेकर आना है। चलो डार्लिंग, जल्दी से तैयार हो जाओ। अरविंद के कहने पर निकिता रेडी होने लगती है, लेकिन वो एक हॉट ड्रेस पहन लेती है, जिसे देखकर गांव के सभी लोग उस पर हंस रहे होते हैं। वहीं अरविंद अपनी माँ के साथ मिलकर अपने दोनों भाइयों की शादी करके अपने घर उनकी पत्नियों को ले आता है, जहाँ संगीता उनका स्वागत करती है। आओ बहू, अंदर आओ, इस घर को अपना ही घर समझो। क्या बात है, हे हमरा ये ससुराल तो बहुत अच्छा है। अरे वाह भाई वाह, कमाल हुई गवा। बहुते सही बोल रही हो झुमरी, लेकिन हमका तो बहुत डर लागत है, कहीं इतना बड़ा घर हमरे ऊपर गिर गया तो हमरा तो कचुम्बर ही बन जाएगा। काहे बौखला रही हो चंदा? आओ, तुम हमार छाती से चिपक जाओ फेविकोल की तरह, तुमको कछु नहीं होगा, ये हमरा तुमसे वादा है। संगीता की बहुओं की देहाती लैंग्वेज सुनकर उसके सभी मेहमान हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि निकिता भी। वाह जी वाह, क्या कार्टून लेकर आई है अरविंद तुम्हारी माँ।
सभी मेहमान नई नवेली दुल्हन को छोड़कर निकिता से बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो शहर की मॉडर्न लड़की होती है। इस प्रकार सभी को वो बहुत पसंद आती है। तभी संगीता अपनी दोनों बहुओं को अपने अपने कमरे में भेज देती है। अगली सुबह, आज मेरी दोनों बहुओं की पहली रसोई की रस्म है। जाओ तुम दोनों जो तुम्हारा मन करे वो बनाओ। वैसे तुम्हारी बड़ी बहू की भी कोई रस्म नहीं हुई बहन, तो क्यों ना ऐसी बहाने तुम अपनी बड़ी बहू से भी कुछ बनवा ही लो। बात तो बिल्कुल सही है निकिता, जाओ तुम भी अपने हाथों से कुछ बना कर ले आओ। ओह गॉड, आपको क्या लगता है मैं कोई बावर्ची हूँ जो आप सभी के लिए खाना बनाऊंगी? मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ, इसलिए ऐसी बकवास चीजें मुझे सूट नहीं करने वाली। निकिता की बातें सुनकर सभी औरतें हैरान हो जाती हैं। वहीं निकिता ऐसा कहकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। जिसके बाद संगीता की दोनों गवार बहू बहुत स्वादिष्ट खाना बनाकर लाती हैं। अरे संगीता, तेरी दोनों बहुओं ने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ, मॉडर्न बहू से तो काफी अच्छी है। सब लोग चंदा और झुमरी की तारीफ करते हैं, लेकिन फिर भी संगीता को अपनी बड़ी बहू से फिर भी लगाव होता है, जिसके चलते अब निकिता घर में ही किटी पार्टी करती रहती है। तेरा घर तो काफी अच्छा है, यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता। सही किया रिया, वरना तो हमारी सास और नंद हमें सारा दिन उल्टा सीधा सुनाती ही रहती है। क्या बात कर रही हो? मुझसे मेरी सास और मेरी दोनों गवार देवरानियां कुछ कहकर दिखाएं, मैंने उनको नचनिया ना बना दूं तो मेरा नाम बदल देना। निकिता की बात सुनकर वो तीनों जोर से हंसने लगती हैं। तभी वहां पर संगीता आती है। ओहो, ये क्या चल रहा है निकिता? तुम ताश खेल रही हो? छी 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 छी। आ गई एक और गवार। जाओ, चली जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है सासू माँ। संगीता को अपनी बहू की कही बात बहुत बुरी लगती है। वहीं दूसरी तरफ संगीता की दोनों गवार बहुएं ये सुन लेती हैं। इसकी भैंस की आंख, हमारी माँ जी को कोई कैसे कछु बोल सकत है? इन अमीरों की बच्चियों को तो हमका सबक सिखाना ही होगा। चलो चंदा, हमारे साथ चलो। दोनों की दोनों निकिता और उसकी मॉडर्न सहेलियां वहां ताश के पत्ते खेल रही होती हैं। लेकिन तभी वहां पर चंदा और झुमरी आती हैं और उन दोनों से कहती हैं, बड़े बाप की छोटी सोच रखने वाली मॉडर्न बेटियों, इस घर का अगर प्री फोकट का ठूस लिया हो तो यहाँ से चलती बनो। ओ एक गवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्तों से ऐसे बात करने की? तभी चंदा निकिता का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, जे तोहार उंगली बात बात पर जो खड़ी हो जावत है, ओ जिठानी जी, आज तो तुमरी इन सब उंगलियों को ही काट या मरोड़ देती हूँ। उन तीनों का ये रूप देखकर रिया और सेजल दोनों अपने बैग उठाकर वहां से भाग जाती हैं। जिसके बाद निकिता कहती है, छोड़ दो मुझे ब्लडी हेल, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी संगीता अपनी मॉडर्न बहू को एक जोरदार तमाचा मारती है। बस बहुत हुआ, तुम जैसी मॉडर्न बहू होने से अच्छा तो मेरी गवार बहू है, जिन्हें बड़ों की इज्जत करनी आती है। देर से ही सही, लेकिन समय पर यह समझ आ गया कि मेरी कौन सी बहू ज्यादा अच्छी और सही है। संगीता अपनी दोनों गवार बहुओं के साथ वहां से चली जाती है। जिसके बाद निकिता को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अगले दिन पहली बार अपने हाथों का खाना बनाकर सबको खाने के लिए बुलाती है और सभी से माफी मांगती है। माफ कर दीजिए मुझे, मैंने सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सभी उसको माफ कर देते हैं। जिसके बाद संगीता की बहू निकिता उनके घर के तौर तरीकों की तरह रहने लगती है। अब वह सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दो शहर की नंद और दो गांव की भाभी। ले लो पुदीना, ले लो पुदीना, ले लो पुदीना, पुदीना पुदीना। आहा! चंदू को इस तरह से गाना गाता हुआ देखकर उसकी माँ झुमरी गुस्से में कहती है, चंदो, तुझको गाना गाने के सिवा कछु आता है कि नहीं? जब देखो भोजपुरी माँ घुसी रहती है। अपनी अम्मा की एक ठो बात ना अपनी खोपड़िया में घुसा लो। तुम दोनों बहनें, आज तुम्हें देखने वाले लड़के वाले आने को हैं, तो लड़के वालों के सामने अपनी लुल्लपंती शुरू मत करना। अरे तुम टेंशन आओ मत अम्मा, हम एकदम चुप रहेंगे। कहो तो जुबान पर चेपी लगा ले। अभी जाकर तुम दोनों बस तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में गायत्री अपनी दोनों बेटों सुमित और रोहित उनके साथ उनके घर आती है। गुंजा और चंदो गांव की मिट्टी में पली बड़ी खुश मिजाज लड़कियां हैं। दोनों बहनें गोरी और सुंदर हैं, मगर चंदो की चोटी खड़ी है। क्या गायत्री को चंदो और गुंजा अपने बेटों के लिए पसंद आएंगी?
घर आने पर हरि प्रसाद गायत्री और उनके बेटों का स्वागत करता है। आइए गायत्री जी, हमारे छोटे से घर में आपका स्वागत है। भाई साहब, मेरे पति तो नहीं रहे मगर मैं उनका दिया हुआ वादा पूरा करने आई हूँ। अरे सुनती हो, चांदो और गुंजा को ले आओ। जैसे ही रोहित चंदो की खड़ी चोटी देखता है तो अपने भाई सुमित से कहता है, यार सुमित भैया, आपकी तो फुल टू पटाखा है, मगर मेरी वाली की चोटी तो माउंटेन एवरेस्ट की तरह खड़ी है। प्रणाम होने वाली अम्मा जी, ये लीजिए चाय। अरे आप दोनों काहे भूखे प्राणी की तरह टुकुर टुकुर ताकत हैं? ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और कचौड़ी खाइए। यार भैया, जो भी हो, इसकी भोजपुरी तो हमरे दिलवा में घर कर गई। हमको तो ये अब देसी लुगाई चाहिए। क्या बात है छोटे। इसी के साथ गायत्री रिश्ता पक्का कर देती है। शादी करके गुंजा और चंदो को बहू बनाकर शहर ले आती है। मगर क्या गांव की देसी बहुओं को दिल्ली शहर खुशियां देगा? डोरबेल बजाने पर मॉडर्न तान्या और दिशु दरवाजा खोलती हैं। हे मम्मी, भाई, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। अरे माँ जी, कौन है ये बेशरम? अरे जरा देखिए तो कैसे फटे चिटे कपड़े पहने हैं। इका कपड़ा में से मच्छर तो मच्छर, चूहा भी आहिस पाइस खेल लेगा। तभी सुमित धीरे से गुंजा के कान में कहता है, गुंजा, ये दोनों तुम्हारी ननद है और हमारी बहन। लागत है ये शर्म लिहाज बेचकर इमली खा गई हैं। जस्ट शट अप यू ब्लडी बहन जी। अरे बहन जी नहीं ननद जी, हम हैं तुम्हारी भाभी फ्रॉम छपरा। ये सुनकर दिशु और तान्या गुस्से में भड़क जाती हैं। अच्छा, तो अब समझ में आया, हमें ये जरूरी काम करने आप हमारे भाई को गांव लेकर गई थी मम्मी। घर आई अपने गांव की भाभियों को देखकर दोनों शहरी ननद चिढ़कर कमरे में चली जाती हैं। ससुराल के पहले दिन चंदो और गुंजा खाना बनाकर टेबल पर परोसती हैं। गायत्री अपने दोनों बेटों के साथ खाने की मेज पर आकर बैठ जाती हैं। चंदो बहू, जाकर अपनी ननद को नाश्ते के लिए बुला लाओ। चंदो जैसे ही कमरे में आती है जहां तान्या और दिशु मेकअप कर रही होती हैं, चंदो कमरे के अंदर आ जाती है। अरे क्या बात है, हमारी शहरी ननद बड़े जोरों शोरों से लिपाई पुताई कर रही हो। अपनी गवार भाभी को अपने सामने खड़ा देखकर दिशु उस पर चिल्ला पड़ती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना हमारी परमिशन के हमारे कमरे में आने की? आइंदा अगर बिना हमसे पूछे हमारे कमरे में आई ना, तो तेरे सर पर ये जो एंटीना खड़ा है ना, इसे उखाड़ कर फेंक दूंगी। ऐसा मत करना दिशु, हमारी गवार भाभी की खड़ी चोटी चलते फिरते हैंगर का काम करती है। ये सब सुनकर बेचारी चंदो आंखों में आंसू लिए जहां उसका पति रोहित उसे परेशान देखकर उससे पूछता है। चंदो उसे सारी बात बताती है, जिसके बाद रोहित उसे एक पार्लर लेकर जाता है जहां उसके बाल ठीक हो जाते हैं। घर जाकर चंदो अपनी दोनों शहरी ननद से कहती है, क्या हुआ हमरी शहरी ननद, हमरे बाल देखकर तुम्हारे गुर्दे लाल काहे पड़ गए? गुस्से में आकर तान्या चंदो पर हाथ उठाती है। तो कौड़ी की देहाती हमें चिढ़ाएगी, तुझे तो मैं बताती हूँ। नहीं नहीं ननद जी, ये गलती नहीं करना। काहे कि ई तुमरी ककड़ी जैसी कलाई में इतना जान नहीं जितना देसी घी में है, जो हम गांव में खाए हैं। और हमका एक तो बात बताओ, तुम दोनों बहन फायर काहे रहती हो? कहो तो तुम्हारे लिए फायर ब्रिगेड डियर मंगा दे। वो फायर ब्रिगेडियर होता है, बिगड़े डियर नहीं, गंवार कहीं की। इसी तरह से वक्त बीतता जाता है। तान्या और दिशु अक्सर अपने शहर से होने का घमंड अपने गांव से आई भाभियों पर दिखाती है और गंवार कहकर उनकी बेइज्जती करती हैं। मगर चंदो और गुंजा भी उनका जमकर मुकाबला करती हैं। इसी बीच में तान्या का बर्थडे आ जाता है। वो अपने सभी दोस्तों को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। हैप्पी वाला बर्थडे हमारी प्यारी ननद जी। तुम दोनों के बर्थडे विश की कोई जरूरत नहीं। आज मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, उनके सामने अपनी गंवारों वाली लैंग्वेज की डिक्शनरी मत खोलना। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। गुंजा, चल हम दोनों भी इन शहर वालों को दिखा देते हैं कि गांव वाले इनसे कम नहीं। हाँ, और वैसे भी हमको शहरी रंग में देखकर हमारी ननद भी खुशी के मारे टमाटर के जैसे लाल हो जाएगी। शाम होते ही पार्टी स्टार्ट हो जाती है। चंदो और गुंजा अपनी ननद की अलमारी से उनके कपड़े निकाल कर पहन लेती हैं और सैंडल भी पहन लेती हैं। इसके बाद वो जैसे तैसे मेकअप शुरू करती हैं। अरे
ई मेकअप करे माँ तो हमको हमारी अम्मा याद आ गई। एक जगह पाउडर ज्यादा हो जाता है तो एक जगह कम हो जाता है। अरे जल्दी जल्दी मेकअप लपेट और नीचे चल। दोनों गवार भाभियां ढेर सारा मेकअप लपेट कर पार्टी में आती हैं, जहां तान्या के सभी दोस्त उन दोनों पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तान्या, लुक एट दिस फनी गाय, ऐसी लग रही है जैसे एशियन पेंट लपेट कर आ गई हूँ। अरे बताओ हमारी प्यारी नंद जी, कैसी लग रही है तुम्हारी भाभी? बिजली गिरा रही है ना। तुम्हारी गांव की भाभी को देखो, सब कैसे ना के फाड़ फाड़ के हमको ही देख रहे हो। तान्या, ये दोनों तेरी भाभियां हैं। हेलो भाभी जी। हेलो हेलो हमारी ननद की सहेली, हाउ डू यू डू? तुम हमारी ननद से बातें करो, हम बाकियों से मिलकर आते हैं। फिर तान्या की दोनों भाभी पार्टी में इधर उधर घूमने लगती है, मगर हाई हील पहनकर उनसे चला नहीं जाता। तभी गुंजा गिर जाती है। अरे मोरी मैया, ये ससुरी सैंडलवा तो भरी पार्टी में हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। यार तान्या, तेरी देसी भाभियां तो एकदम अलग पीस हैं, या फिर ये कहूँ कि एकदम डिफेक्टिव पीस है। एक एक करके तान्या के सभी दोस्त उसकी भाभियों का मजाक बनाते हुए वहां से जाने लगते हैं। तभी तान्या गुस्से में अपनी दोनों भाभियों पर भड़क जाती है और सबके सामने उन पर चिल्ला देती है, मैंने तुम दोनों को सुबह ही कहा था ना कि मेरे दोस्तों के सामने अपनी जुबान मत चलाना, मगर तुम दोनों ने अपनी गवारपंथी दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे सभी दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करवा दी। किससे पूछकर तुम दोनों ने मेरी ड्रेस को हाथ लगाया और मेरा मेकअप लगाया? अरे इससे अच्छा तो यही होता कि तुम 6 मीटर की साड़ी लपेट कर आ जाते। और ये सब करके क्या तुम दोनों गवार मेरी और मेरी बहन की तरह शहरी बन जाओगी? देसी देहाती कहीं की, कपड़े बदल लेने से लैंग्वेज नहीं बदल जाती। ये सब सुनकर चंदो और गुंजा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो बहुत रोती हैं। बस बहुत हुई गवा ननद जी, अरे हमने तो ये सब इसलिए किया ताकि तुम खुश हो सको, मगर सबन के सामने तुमने हमारी बहुत इंसल्ट की। अब बस अंग्रेजी माँ किटपिट करने से कोई शहरी बाबू नहीं बन जाता। हमारी भाषा देसी जरूर है, मगर दिल एकदम साफ है। इमा नफरत नहीं है, न मैल। हमें लगता था कि तुम बदल जाओगी, मगर हमसे गलती हुई गई। अब हम चलते हैं, काहे कि दिल्ली शहर हम दोनों देसी भाभियों को रास नहीं आया। जय राम जी की। ये कहकर चंदो और गुंजा वहां से जाने लगती है। तभी तान्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी भाभियों के आगे हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगती है। भाभी, मुझे माफ कर दो प्लीज, मत जाओ। मुझे एहसास हो गया है कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। अपनी ननद के माफी मांगने पर दोनों भाभियां उसे गले से लगा लेती हैं और उस दिन के बाद से तान्या और दिशु अपनी भाभियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। दयालाल जंगलों से लकड़ियां काटकर अपने टूटे फूटे घर के पास लाकर रख देता है और घर में जाकर अपनी पत्नी से कहता है, सुष्मिता, मैं जंगलों से लकड़ियां काट कर ले आया हूँ, जल्दी से खाने के लिए कुछ बना लो, बहुत जोरों से भूख लगी है। घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं है, खाने के लिए मैं क्या बनाऊं? हे भगवान, हे प्रभु परमेश्वर, हमारे ऊपर ये परेशानियां और कब तक चलती रहेगी? मुझे तो समझ ही नहीं आता। काश कि मेरे 5 बेटों का काम जल्द से जल्द लग जाए। दयालाल और उसकी पत्नी सुष्मिता दोनों ही शाम तक भूखे प्यासे ऐसे ही घर में रहते हैं। जैसे ही शाम हो जाती है, उनके 5 बेटे पूरे दिन यहाँ वहाँ मजदूरी करके वापस घर लौटते हैं। अच्छा हुआ बेटा जो तुम आ गए, हम दोनों तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। घर में खाने का एक दाना तक नहीं है, क्या तुम सब्जियां लेकर आए हो? ये थोड़ा सा राशन और थोड़ी सी सब्जी लेकर आया तो हूँ। पवन अपनी माँ को सब्जी और राशन का थोड़ा सा सामान दे देता है, जिसके बाद उसकी माँ खाना बनाने चली जाती है। दयालाल और उसके बेटे बहुत ज्यादा भूखे होते हैं। कुछ ही देर में खाना बन जाता है, जिसके बाद सुष्मिता सभी को खाना परोस देती है। रात के समय दयालाल सोते समय अपनी पत्नी सुष्मिता से कहता है, हम लोग इतने गरीब हैं, हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, और तुम तो जानती हो हमारे 5 बेटे हैं। उन 5 बेटों की शादी कैसे होगी? कैसे करेंगे हम उनकी शादी? अजी मैं तो बस अभी इतना ही कह सकती हूँ कि भगवान पर भरोसा रखो, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। सुष्मिता और दयालाल दोनों सो जाते हैं। अगले दिन दयालाल फिर से जंगलों में लकड़ियां काटने चला जाता है और उन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेच देता है। इसके बाद वो रास्ते से आ रहा होता है कि तभी उस रास्ते से एक पंडित उसे मिल जाता है। अरे दयालाल, कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे घर पर ही आ रहा था। पिछली बार जब तुम मुझसे मिले थे तो कह रहे थे कि तुम्हारे 5 बेटों के लिए लड़की ढूंढनी है। देखो, लड़कियां तो मुझे मिल गई हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गरीब परिवार से हैं।
दहेज और बाकी का कुछ सामान मिलना तो मुश्किल होगा। अरे पंडित जी, कैसी बातें कर रहे हो? मैं ही कौन सा अंबानी हूँ जो अपने बेटों के लिए अमीर खानदान का रिश्ता देखूं? मुझे तो गरीब लड़कियां मंजूर है। मैं खुद चाहता हूँ कि मंदिर में ही अपने बेटों की शादी करवा कर अपने घर बहू ले आऊं। पंडित दयालाल की बात समझ जाता है, जिसके बाद वो दयालाल और उसकी पत्नी सुष्मिता को लड़की दिखाने के लिए लड़की वालों के घर पहुंच जाता है। दयालाल और सुष्मिता को वो पांचों बहनें पसंद आ जाती हैं, जिसके बाद वो उनकी शादी अपने बेटों से कर देते हैं। जैसे ही दयालाल की 5 बहू घर पर आती हैं, उसकी पत्नी सुष्मिता उनसे कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी भी बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी, लेकिन हम लोग भी बहुत ज्यादा गरीब हैं। यही अब एक घर है जहाँ तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? हम भी तो गरीब परिवार से हैं। गरीबी में रहना हम 5 बहनों को बहुत अच्छे से आता है। बचपन से ही हम गरीबी में ही तो रहे हैं और बचपन से ही हमने गरीबों को बहुत करीब से जाना है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें आप लोगों के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है। आखिर ये भी तो हमारा ससुराल है और हम 5 बहनें मिलकर कोशिश करेंगे कि इस घर को हम स्वर्ग बना सकें। अपनी 5 बहू की बातें सुनने के बाद सुष्मिता को बहुत खुशी मिलती है। उसकी आंखें भर आती हैं। चलो, अच्छी बात है, इस घर में समझदार बहुएं तो आई। उस दिन जैसे ही उन 5 का गृह प्रवेश होता है, अचानक से उनके घर की दीवार पूरी की पूरी गिर जाती है। ये देख सुष्मिता हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये सब अभी ही होना था। अब क्या करें? अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम इस दीवार को दोबारा से बनवा सकें। कोई बात नहीं माँ जी, ये सब तो होता ही रहता है। लेकिन बहू, ये सब आज ही होना क्यों था? अब रात को हम सब कैसे सो पाएंगे? घर जंगल के पास था, जिसकी वजह से उन्हें रात को टूटी हुई दीवार वाले घर पर सोने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो सुष्मिता की 5 बेटियां उसे दीवार को फिर से खड़ा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन बिना सीमेंट की वजह से वो दीवार बन ही नहीं पाती। कोई बात नहीं, हम पैसे कमाने की कोशिश करेंगे और इस दीवार को फिर से खड़ा कर देंगे। उसके लिए हमें काम मिलना भी बहुत जरूरी है। चलो फिर कहीं काम ढूंढने चलते हैं। हाँ, बिना काम ढूंढे तो पैसे आएंगे नहीं। चलो चलते हैं। वो 5 काम ढूंढने के लिए फिर से निकल जाते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन्हें कई दिन तक काफी परेशानी उठानी पड़ती है। बारिश का पानी भी घर में यूं ही आने लगता है, जिससे परेशान होकर एक दिन उर्वशी के दिमाग में एक आइडिया आता है। सुनो, तुम चारों को याद है जब हम छोटे थे तो घास का घर बनाकर खेला करते थे और वो घर कितना ठंडा हुआ करता था, उसमें पानी भी नहीं आता था। लेकिन तुम ये सब हमें अभी क्यों बता रही हो? समझ गई उर्वशी, ये कहना चाहती है वो कि अब हम लोग अपना एक घास का घर बनाते हैं। घास के घर के काफी फायदे होते हैं। उसके अंदर पानी टपकेगा नहीं और ठंडा रहेगा, गर्मी नहीं लगेगी, और फिर उसमें हमें एक पत्थर की जरूरत नहीं है, बस कुछ लकड़ियां और घास चाहिए होंगी। जंगल में सामान से हम अपना घास का घर आराम से बना सकते हैं। वो 5 घास के घर के बारे में अपनी सास ससुर को बताती हैं और अपने पतियों को भी। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भला ऐसा कुछ हो भी सकता है? कोशिश करें तो बहुत कुछ हो सकता है। हमें अपनी बहू के मुताबिक घास का घर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दयालाल के कहने पर उसके 5 बेटे मान जाते हैं, जिसके बाद वो सभी जंगल से लकड़ी और घास ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन पूरे दिन जंगल से घास ढूंढते हुए भी उन्हें कहीं भी घास नहीं मिलती। सुबह से यहाँ शाम हो गई, लेकिन हमें कहीं घास ही नहीं मिल रही। अब क्या करें? अब तो घर जाने के अलावा और कुछ बचा ही नहीं। चलो घर ही चलते हैं। हाँ, समय भी बहुत हो गया है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो सभी निराश होकर वापस घर की तरफ लौट रहे होते हैं, लेकिन दयालाल सभी से कहता है, तुम सब घर चलो, मैं अभी इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। लेकिन पिताजी, आप अकेले जंगल में घूमोगे तो ठीक नहीं है। जंगल रात के समय खतरों से खाली नहीं होता। मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम सब घर जाओ। दयालाल के कहने पर उसका पूरा परिवार वापस लौट जाता है, जिसके बाद दयालाल जंगल में यहाँ वहाँ घास ढूंढता रहता है, लेकिन उसे घास कहीं भी नहीं मिलती। तभी उसे एक भेड़िया की चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही वो पलटकर देखता है, उसके पीछे एक बहुत भयानक भेड़िया खड़ा होता है। दयालाल उसे अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज भागता है। वो भेड़िया भी उसके पीछे पीछे भागता है।
उसके बाद दयालाल अचानक से एक गड्ढे में लुढ़कता हुआ चला जाता है। अरे ये क्या, ये कौन सी जगह है, मैं ये कहाँ आ गया? वो गड्ढा नहीं बल्कि एक गुप्त गुफा थी जिसके अंदर बहुत सारी घास रखी होती है। अरे वाह, आखिरकार मुझे घास मिल ही गई। अब मुझे अपने पूरे परिवार को इसके बारे में बताना होगा। दयालाल बहुत ही सावधानी से उसे गुफा के अंदर से बाहर निकालता है। जैसे ही उसे ये पता चलता है कि वो भेड़िया जा चुका है, वो फौरन अपने घर लौटने वापस आ जाता है और अपने पूरे परिवार को उस गुफा के बारे में बताता है। इसके बाद दयालाल का पूरा परिवार गुफा के अंदर से सारी घास निकाल कर ले आता है। वो सभी मिलकर घास का घर बनाना शुरू कर देते हैं। दयालाल की 5 बहू बहुत मेहनत करती हैं, तब जाकर वो बहुत सुंदर सा घास का घर बनाकर तैयार कर लेती हैं। ये घर तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आखिरकार उनका सपना पूरा हो ही जाता है। वो उस घास के घर में रहने लगते हैं, जिसके बाद सुष्मिता और दयालाल की 5 बहू मिलकर और घर बना लेती हैं और उन्हें किराए पर छोड़ देती हैं, जिसके चलते उन्हें महीने का कुछ पैसा उस घास के घर से मिल ही जाता है। और अब वो घास उन्हें बहुत लक्की साबित होती है, क्योंकि दयालाल के 5 बेटों को बहुत जल्द नौकरी भी मिल जाती है। अब उनकी सभी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।